डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड में हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मैं महेश चंद मीना असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपके समक्ष आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक्स। इससे पूर्व के वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एनालिसिस, यानी विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस का जो शाब्दिक अर्थ है, किसी भी कम्युनिटी की जो नेचर है उसको अर्थ को समझने के लिए, अर्थात उसकी मीनिंग को समझने के लिए मानसिक रूप से विभिन्न फैक्टर्स में विभाजित करना और दूसरे जितने भी फैक्टर्स उनके योग में जो संबंध है उसको स्थापित करने से है। अर्थात हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस एक संस्था की कैसी पोजीशन है या उसका निष्पादन की उत्तम जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के विभिन्न फैक्टर्स के मध्य जो रिलेशन है उसका इवैल्यूएशन करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात एनालिसिस की इस प्रक्रिया को करने के लिए एक वित्तीय विश्लेषक को 3 क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली है सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उपलब्ध जो भी इंफॉर्मेशन है उनका विचार करके निर्णय से संबंधित सूचनाओं का चयन करना होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग का कोई भी विशेष जो पहलू होता है वो एक वर्ग की अपेक्षा दूसरे वर्ग के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और करंट लायबिलिटीज की लिक्विडिटी में अधिक हित रखते हैं, क्योंकि भावी जो इन्वेस्टर्स है वो संस्था की भावी इनकम में रुचि रखते हैं। दूसरी क्रिया है संबंध स्थापित करना, यानी रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट। इसमें इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिससे महत्वपूर्ण रिलेशन स्पष्ट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो रिलेशन है उसको जानने के लिए दोनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए ताकि कोई भी संस्था है उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का भुगतान की क्षमता का नॉलेज हो सके। तीसरी क्रिया है इवैल्यूएशन, यानी अंतिम चरण। इसमें इन रिलेशंस का स्टडी किया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है कि निवर्चन यानी फाइनल सूचनाएं किस प्रकार की हो। अर्थात हम संक्षेप में ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस इंफॉर्मेशन का जो सिलेक्शन है उसके आधार पर, उसके रिलेशन के आधार पर और इवैल्यूएशन के आधार पर एक प्रक्रिया के तौर पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस की। अगर हम बात करें विश्लेषण के जो उद्देश्य है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में अनेक पक्षकार जैसे डेप्टर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके हित है, उस हित में उन पक्षकारों का जो दृष्टिकोण है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के उद्देश्य की विभिन्न पक्षकारों के प्रति जो दृष्टिकोण है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं शेयर होल्डर्स है, उन्हें अपनी प्रति अंश अर्जन यानी पर इक्विटी रिटर्न और डिविडेंड भुगतान अनुपात, जिसका अंशों के बाजार मूल्य पर उसकी योग्यता के आधार पर, या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का विश्लेषण इसलिए आवश्यक है कि दूसरी ओर अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, कैपिटल स्ट्रक्चर में कहीं बनावटी या प्रबंध को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो वैल्यूएशन है या डिसीजन मेकिंग है उसमें आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के विश्लेषणों का मुख्य उद्देश्य कोई भी व्यवसायिक संस्था है उसकी बैलेंस शीट में उसकी जो रिडम्पशन कैपेसिटी है उसे ज्ञात करना और इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी का प्रस्तुतिकरण करना और एफिशिएंसी का निर्धारण करना इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर हम वित्तीय विश्लेषण को कुछ बिंदुओं के आधार पर ये कह सकते हैं, उसके जो उद्देश्य हो सकते हैं, इसमें पहला है वित्तीय सुदृढ़ता का मापक। कोई भी संस्था उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसका मेजरमेंट करने के लिए। दूसरा है शोधन क्षमता का माप, यानी उसकी रिडमेबल कैपेसिटी कैसी है। कहने का तात्पर्य करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, या करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी का जो अनुपात है वो सही तरह से
है या नहीं है, या बिजनेस के जो भावी परिदृश्य रखे गए हैं वो बिजनेस के अनुरूप है या नहीं है, या संस्था की जो मैनेजमेंट इफिशियंसी है वो किस प्रकार से है, या डेप्टर्स या जो ऋणी है वो सुरक्षित है या नहीं है। तीसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी का इवैल्यूएशन। वित्तीय विवरण होते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को दर्शाते हैं, जिसमें से हम सेल्स में जिसका संबंध बिक्री से या सेल से प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की। अगर हम बात करें तो इसको भी हमने दो तरह से समझ सकते हैं। पहला है डायनेमिक एनालिसिस यानी गतिशील विश्लेषण, और दूसरा है स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थिर विश्लेषण। थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डायनेमिक एनालिसिस में। इसमें कई वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का समीक्षा करके उनका विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसे विश्लेषण को डायनेमिक या हॉरिजॉन्टल के नाम से कह सकते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण में बहुत सारे वर्षों का जो बैलेंस शीट होती है या P&L अकाउंट होता है उनकी मदों से होने वाले अध्ययन को ध्यान में रखा जाता है और विवरण पत्र में दिए गए प्रत्येक मद के आचरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इससे संस्था के विकास की यानी उसकी क्या प्रोग्रेसिव है उसका अनुमान लगाया जाता है और इसमें कौन कौन सी चेंजेज हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राशियों की जो वास्तविक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है यानी दो अवधियों के बीच में जो धन या ऋण में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है उसका इसमें ऋणात्मक धनात्मक के माध्यम से दर्शाया जाता है। दूसरा है जितने भी चेंजेज है वो इंडेक्स के द्वारा प्रकट यानी प्रस्तुतिकृत किए जाते हैं और चेंजेज का रेशियो में स्पष्टीकरण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक एनालिसिस। तो इसमें भी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि एक निश्चित अवधि में संबंधित स्टेटमेंट्स के विभिन्न अवयवों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन या स्टडी या उनके योग के बीच जो संबंध होता है उसे हम वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। इस एनालिसिस में निम्न टेक्निक्स का अध्ययन किया जाता है। पहला, समानांतर बैलेंस शीट या P&L अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट या संरचनात्मक अनुपात जो बैलेंस शीट या लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों में जो रिलेशन स्पष्ट करता है उस पर इसमें संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस भी दो प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस यानी वित्तीय विश्लेषण की जो टेक्निक्स है तकनीक है। अब जो टेक्निक है कहने का तात्पर्य लंबवत संबंधों का अध्ययन करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है उसे फाइनेंशियल या वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक कहा जाता है या माना जाता है। और मुख्य रूप से फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स है वो 5 से 7 प्रकार की मानी गई है, जिसमें पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 3 ट्रेड एनालिसिस, नंबर 4 रेशियो एनालिसिस, नंबर 5 फंड फ्लो एनालिसिस, नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस और लास्ट में ब्रेक इवन एनालिसिस। आज के हम टॉपिक में सिर्फ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही थोड़ी चर्चा करेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी तुलनात्मक वित्तीय विवरण में ऐसे स्टेटमेंट्स को लिए जाते हैं जिसमें अनेक वर्षों से संबंधित अकाउंटिंग संबंधों की व्यक्तिगत मदों में परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्तीकरण या प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कहने का तात्पर्य इसमें जो स्टेटमेंट होगी वो 2 या 2 से अधिक वर्षों के जो डाटाज है उनको ध्यान में रख के लिया जाता है ताकि फाइनेंशियल डाटाज की सही रूपरेखा प्रस्तुत की जा सके। अर्थात अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले लेते हैं इसके एडवांटेज की। अगर हम बात करें क्योंकि ये आसान मूल्यांकन होता है इसमें और इसका जो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है वो भी आसानी से आ जाता है।
अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कंपैरेटिव विवरण स्थायी रूप से सामान्यतः एकीकृत लेखांकन सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में जो भी किए गए परिवर्तन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नीचे टिप्पणियां दी जाती है पूरी तरह से दर्शाई जाती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस कंपैरेटिव एनालिसिस में जो P&L अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट है वो व्यवसाय की अनेक अकाउंटिंग अवधियों के लिए ऑपरेटिंग परिणाम को दर्शाते हैं, ताकि एक अवधि से दूसरी अवधि के लिए निरपेक्ष अंकों में जो परिवर्तन होता है उसे मुद्रा के रूप में या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सके। आज के टॉपिक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम फाइनेंशियल टेक्निक्स है उसमें उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी होगी कॉमन सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।